अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल कहाँ तय करने को? हाँ जी, किया सवाल? नहीं? वेरी गुड। किसने किया सवाल? 1, 2, 3, 4, 5। नहीं करना था तो कल क्लास में कर लेते यार। अभी करें फिर। जल्दी करें। समर 2008। समर 2008 मोमिन इंडस्ट्रीज। अगर सवाल में परचेजेस भी हैं और सेल्स भी हैं और पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस बता दें तो फिर सेल्स माइनस परचेजेस। चलें करें। टाइम जाया नहीं करना यार, बस 15 मिनट बहुत है, इससे ज्यादा नहीं मेरे पास टाइम। अच्छा, जिन लोगों ने कर लिया वो पार्टी ना करें बैठ के, इसी की एक और वर्जन है, वो करें सॉल्व। 436 पेज पे आए। ये कैमरे के पार वालों ने भी अगर कर लिया है, जो कि मुझे काफी उम्मीद है कि नहीं किया, जिन्होंने कर लिया पेज 436 पास पेपर जहां मैंने एंड पे डाले हुए हैं, ये वो पास पेपर्स हैं जो मैंने चैप्टर्स में शामिल नहीं किए हुए, बचे कुचे सवाल। उनमें जून 2015 जून 2015
का क्वेश्चन नंबर 6 इसी की कॉपी है ये सवाल, तो जिन्होंने कर लिया वो ये कर लें ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आपने किया सवाल वाकई मोमेन इंडस्ट्रीज वाला? हाँ जी, क्वेश्चन 6 है जून 15 का। दिए थे हस्बैंड तौफीक नहीं ना? मैं ये बंद
जब डेट्स ज्यादा हो ना, टाइमलाइन बना लेंगे ना, तो उसमें आसानी होगी, महीने गिनने में आसानी होगी। बारह मिनट हो गए।
चलें बस भाई, मैंने और भी काम करने हैं, बहुत है। टोटल कितने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर है? 10,000। और होना यह है कि ये इंपोर्ट होने हैं थाईलैंड से, और थाईलैंड, और एक्सपोर्ट होने यूएस से। तो इसमें एक फॉरेन करेंसी की पेमेंट आ गई और एक फॉरेन करेंसी की रिसीट आ गई। इसमें अगर आप डेट सही पहचान लेना तो फिर सवाल प्लान होता है। अभी इस वक्त हम कहां खड़े हैं जब हेजिंग कर रहे हैं? अभी खड़े हैं 31 मई पे। जिससे खरीदना है उसको कहा है कि कैश पेमेंट करेंगे यानी उसी दिन, और कस्टमर ने कहा है कि वो 1 महीने बाद। तो पहले तो देखें चीजें डिलीवर कब होनी है। एक डिलीवर होनी है 30 जून पे 4000 टन, और दूसरी डिलीवर होनी है 31 जुलाई को 6000 टन। परचेज कॉस्ट कितनी? 50,000 थाई भट, THB TBH, अच्छा बस थाई भट। तो 4000 टन इस दिन डिलीवर होने, 6000 टन इस दिन डिलीवर होने। जहां तक बात है पेमेंट की, तो एक पेमेंट होनी है इसी दिन। 50,000 पर टन है ना, कितना बन गया? 200 मिलियन थाई भट भाट, और इसकी पेमेंट इसी दिन होनी होगी। ये कितना बन गया? 300 मिलियन थाई भाट। हम खड़े हैं यहां, तो जब यहां खड़े होकर इसको देखेंगे तो इसके लिए हमें 1 मंथ फॉरवर्ड चाहिए, और यहीं खड़े होकर इसको देखेंगे तो इसके लिए 2 मंथ फॉरवर्ड चाहिए। लेकिन जो पैसे मिलने हैं वो मिलने हैं कस्टमर से 1 महीने के बाद, यानी जो चीजें यहां डिलीवर होंगी उसका कैश आना है यहां। कितना आना है? $2000, यानी 8 मिलियन, $8 मिलियन। और इसके पैसे 31 अगस्त कितने मिलियन? 12 मिलियन। तो जब रिसीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस दिन खड़े होके इसके लिए चाहिए हमें 2 मंथ फॉरवर्ड, और इसके लिए चाहिए 3 मंथ फॉरवर्ड। अंग्रेजी पढ़ के देख लें, इन डेट्स में से किसी पे एतराज है तो बताएं। पार्ट ए है कि जो सोचा था वैसे ही हुआ, तो इसके लिए 1 मंथ फॉरवर्ड वाला रेट लेंगे, इसके लिए 2 मंथ फॉरवर्ड वाला रेट देंगे, ये परचेजेस आ जाएंगी। इसके लिए 2 मंथ फॉरवर्ड, इसके लिए 3 मंथ फॉरवर्ड, ये सेल्स आ जाएंगी। और डायरेक्ट कोट है, जिनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से चलते हैं तो बाय सेल है, डायरेक्ट कोट है। और जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट से चलते हैं, पेमेंट करनी होगी तो सेल रेट लगेगा, क्योंकि हमने उस दुकानदार से खरीदना होगा तो सेल लगेगा। रिसीट होगी तो बाय रेट लगेगा, क्योंकि हमें कस्टमर से डॉलर आएंगे, हम डॉलर जाके उस दुकानदार को देंगे, वो हमसे बाय कर रहा होगा। और जो लोग पैसों की आनियां जानियां लेते हैं, कल मुझे बता के लगा कि इससे और हेल्प हो जाएगी, जो लोग शॉर्टकट लगा रहे हैं, कि अगर आप शॉर्टकट लगा रहे हैं ना, तो एक ये फिगर है, एक ये फिगर है। मैंने कहा था कि आप करेंसी दुकानदार के हिसाब से सोचें। मुझे कल लगा कि दोनों के हिसाब से देख लेते हैं, शायद आसान हो। दोनों के हिसाब से देखते हैं। जब आप इन दोनों को सोचेंगे ना कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, तो इस सवाल में तो चलो ये है, ये कंपनी है, तो इसको कस्टमर से डॉलर आएंगे, ये डॉलर दुकानदार को देगा, उससे रुपए लेगा, तो नीचे वाला डॉलर ये वाला रेट लग रहा होगा।
करेंसी डीलर और हम, अगर हम दोनों की आपस की ट्रांजैक्शन देख लेना करेंसी का फ्लो, तो जो ये लोग शॉर्टकट लगाते हैं तो फिर और आसानी हो जाएगी। कल मैंने सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, अगर आप इन दोनों को सामने रख लें तो शायद मुझे लग रहा था ज्यादा आसान हो जाएगा कि दोनों आपस में क्या एक्सचेंज कर रहे होंगे। तो जो नीचे वाली करेंसी है उसके हिसाब से देख लें कि अगर वो उधर जानी है तो ये रेट है, इधर आनी है तो ये रेट है। रेट पिक करने में, पेमेंट का, रिसीट का, डेट समझने में, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ समझने में कोई परेशानी है पार्ट ए में तो बताएं। कमीशन, कमीशन फॉरवर्ड की जितनी ट्रांजैक्शन है ना उनके ऊपर हमने कमीशन देनी है, चाहे हम करेंसी खरीदने का फॉरवर्ड कर रहे हैं चाहे करेंसी बेचने का फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर लगनी है कमीशन। तो जो परचेजेस की अमाउंट है और जो सेल्स की अमाउंट है एब्सोल्यूट टर्म्स में, उन दोनों को मिला के उसके ऊपर कमीशन लगनी है। यानी वैसे तो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं इसलिए सेल्स माइनस परचेजेस है, लेकिन ट्रांजैक्शन के एतबार से तो सेल्स भी फॉरवर्ड की ट्रांजैक्शन है, परचेजेस भी फॉरवर्ड की ट्रांजैक्शन है, तो उन दोनों की एब्सोल्यूट अमाउंट को मिला के कमीशन लगेगी। ये तकरीबन को 2 बिलियन से ऊपर बन रहा था। तो पार्ट ए है ये, पार्ट ए तक तो शायद अगर कोई पहुंच ही गया, 25 मिनट तो हो गए। पार्ट ए तक अगर कोई पहुंचा है और इसमें कोई सवाल है तो बोलिए जी। जी, ये आपको कहां से आपको पता? हम कौन है? MIL, हम पाकिस्तानी हैं, तो हमने अपने कस्टमर जो कि यूएसए में है उस तक सामान पहुंचाना है, वो होगी हमारी सेल्स। लेकिन हमारे पास कहां से आएगा? पाकिस्तान से बंद हो गई एक्सपोर्ट, तो हमने थाईलैंड से कहा है जी वहां से लेके यूएसए तक पहुंच जाएंगे। हम MIL हैं और जो TLI है ये हमारा कस्टमर है, इसको हमने सेल करनी है। इसके लिए $2000 तय हो गया था, लेकिन हम यहां से एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, तो हमने ये वाला रास्ता बंद होने की वजह से कहा कि ये जो यहां पर थाईलैंड में सप्लायर है, क्या नाम है उसका, चलो जो भी है, थाई कंपनी है, इसको कहा कि तुम यहां पहुंचा दो। अब ये यहां क्यों पहुंचाए? तो हम उससे खरीद के वहां बेच रहे हैं, उसको हम पे कर रहे होंगे और उससे पैसे ले रहे होंगे, तो वो हमारी परचेज है, ये हमारी सेल है। हाँ जी 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 जी। रेट पिक करने का, अगर मैं अपने माइंड मैपअप बनाऊं, हम रूल ये बना लूं कि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा बना, जी बिल्कुल ऐसा ही है, और डीलर जो है वो डीलर इधर, बिल्कुल ऐसा ही है, तो डीलर को एरो का निशान बनाऊंगा, डिनोमिनेटर करेंसी, हाँ, और अगर उसके पास से जा रही है, हाँ, और अगर उससे जा रही है तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल यही है, तीर के निशान पे वो ठप्पा लगाना आपने। हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, बिल्कुल यही है, मैं यही बता रहा हूं है। ठीक है, जिसको जैसे आसानी है, बिल्कुल सही है, पक्के जाले बन गए आप। पार्ट ए, अच्छा पार्ट बी में उसने कहा है कि ये जो पहला वाला 30 जून वाला काम था, यानी चीजें डिलीवर होना, ये हो जाएगा, ये सेल हो जाएगी, लेकिन जो 31 जुलाई को होना था उसको 1 महीना आगे कर लिया। लेकिन ये कब किया? 31 जुलाई वाले दिन जाके, तो जब 31 जुलाई वाले दिन पहुंच गए तो जो इसके फॉरवर्ड की परचेज वाले डेट आई हुई थी, इसका क्लोज आउट स्पॉट पे हुआ, और इस वाले की जो फॉरवर्ड की थी डेट थी वो 1 महीना दूर थी, तो उसका क्लोज आउट रिमेनिंग पीरियड 1 महीने के अपोजिट फॉरवर्ड से हुआ। 31 जुलाई वाले दिन पहुंच के हमने इस सेकंड शिपमेंट को कैंसिल किया, तो पेमेंट वाली साइड ड्यू डेट पहुंच गई हुई थी, तो उसको स्पॉट से क्लोज आउट किया, और रिसीट वाला काम वो 1 महीना भी रहता था, तो 1 महीने के अपोजिट फॉरवर्ड से क्लोज किया। जी नहीं, रिसीट में भी टाइम रहता है ना,
31 जुलाई पे जाके हमने ये वाली शिपमेंट डिले कर दी, तो वो जो 1 महीने बाद हमने रिसीट का एक फॉरवर्ड किया हुआ है तो वो कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो अभी उसको कैंसिल करने में 1 महीना बाकी है, इसलिए वो रिमेनिंग फॉरवर्ड 1 महीने वाले से कैंसिल होगा। जो परचेज वाला फॉरवर्ड था ये 31 जुलाई के दिन एग्जीक्यूट होना था, चूंकि हम 31 जुलाई को ही आके कैंसिल कर रहे हैं तो वो स्पॉट से क्लोज आउट होगा। लेकिन रिसीट वाले फॉरवर्ड में 1 महीना बाकी था, अभी ये वाला नहीं कैंसिल हुआ, ये वाला कैंसिल हुआ है। 31 जुलाई वाला रिसीट वाला स्पॉट पे कैंसिल होने का इसलिए शायद कह रहे हैं कि आपको लग रहा है ये कैंसिल हो रहा है, नहीं ये नहीं कैंसिल हो रहा, ये वाला कैंसिल हो रहा है। तो 1 महीना बाकी है ना उसके फॉरवर्ड में। हाँ नहीं 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 नहीं, मैंने जो बोर्ड पे सॉल्व किया था वो था जिसमें उस मौके पे एन मौके पे जाके हम क्लोज कर रहे थे। मैंने सवाल बोर्ड पे वो वाला सॉल्व किया था, एडवांस में क्लोज करने वाला ज़बानी बताया था, वो वहां मैंने एग्जांपल में नहीं किया था। तो उसके लिए जो रिमेनिंग पीरियड है उसका एक और फॉरवर्ड लेके कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसलिए सेल्स वाले को अपोजिट फॉरवर्ड से क्लोज आउट करना पड़ेगा, परचेज पेमेंट वाले को स्पॉट पे क्लोज आउट करना पड़ेगा। और चूंकि महीना एक शिफ्ट हो गया है आगे, तो एक एक फॉरवर्ड और ले लेंगे, वो नॉर्मल वाला, वो परचेज और सेल्स वाला एक एक फॉरवर्ड और ले लेंगे। ये पार्ट बी है। ठीक है, लेकिन उससे वो कमीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो भी फॉरवर्ड के जरिए ही क्लोज आउट करना पड़ रहा है। तो जो ओरिजिनल वाला फॉरवर्ड था वो भी अपनी जगह कायम है, और जो उसको कैंसिल करने के लिए एक और फॉरवर्ड किया है वो भी फॉरवर्ड ही है, तो दोनों के ऊपर कमीशन बनेगी। इस सवाल में मेन काम पार्ट बी था, और पार्ट सी जो है वो पार्ट बी की एक एक लाइन उड़ा दें तो पार्ट सी बन जाएगा। यानी जो नया फॉरवर्ड लेना है वो रहने दें, तो वो पार्ट बी में ये अंदर हो गया, तो असल इसमें पार्ट बी ही है। और आधा घंटा हमने इस पर लगा दिया। ठीक, चलें फ्यूचर की करते हैं प्रैक्टिस। क्या जी, नहीं समझ आई? ए में भी नहीं कि सिर्फ बी में? बी में नहीं समझ आई, सोल्यूशन से ही बताता हूं। जिस जिस लाइन में फॉरवर्ड लिखा हुआ है, चाहे वो ओरिजिनल वाला फॉरवर्ड है, चाहे वो क्लोज आउट के लिए किया जाने वाला फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड ही ना। जिस जिस लाइन में फॉरवर्ड लिखा हुआ है उनकी अमाउंट्स ऐड कर लें एब्सोल्यूट टर्म्स में, ब्रैकेट छोड़ के। पार्ट बी में जिस जिस लाइन में फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना, परचेज वाले में 3 लाइनें हैं, सेल्स वाले में 4 लाइनें, इन सबको ऐड करना है आपने ब्रैकेट छोड़ के। हाँ जी, कितना आ गया? नहीं यार, 3 लाइनें ऊपर, 3 लाइनें ऊपर लगातार 3 नहीं है, पहली दूसरी और चौथी है, तीसरी को तो नहीं कर लिया। 466 है, 693 है और 684 है। और सेल्स में चारों फिगर है, ब्रैकेट ना लेना, सबको ऐड करना है, क्योंकि जो कैंसिल करने के लिए, क्लोज आउट करने के लिए भी फॉरवर्ड हो रहा है, वो तो फॉरवर्ड ही रहा है ना।
एक दुकान से पहले बर्गर खरीदा, फिर उसको हजम करने के लिए स्प्राइट खरीदी, तो पैसे तो दोनों के देने पड़ेंगे ना। तो फॉरवर्ड भी उसी से खरीदा है और उसको कैंसिल करने के लिए एक और फॉरवर्ड खरीदा है, तो दोनों के कमीशन देना पड़ेगा। आ गया 475? हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? परचेज वाला, ये तो स्पॉट पे ना, ये तो फॉरवर्ड नहीं है, तो इस पे कमीशन नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा सवाल है। ये कैसे पता सवाल में कि जो 0.1% कमीशन है वो फॉरवर्ड पे है? ये तो नहीं लिखा हुआ है। वो असल में स्पॉट पे तो कमीशन नहीं होता ना, वो तो बाय सेल के डिफरेंस के ऊपर ही गेन लॉस होता है डीलर का, तो ये फॉरवर्ड ही का कमीशन है। वो उसने यही सोच के लिखा होगा ना कि स्टूडेंट अब इस ट्रांजैक्शन पे बहस तो नहीं करेगा ना कि जो स्पॉट की है उस पर थोड़ी कमीशन होगा। देखें, स्पॉट जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो तो बाय सेल का डिफरेंस ही कमा रहा है ना, उस पर कमीशन थोड़ी लेगा दोबारा, तो कमीशन तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन पे ही होगी। फ्यूचर, कल बोर्ड पे मैंने एक सवाल किया था, और करते हैं प्रैक्टिस। फ्यूचर की और करा रहा हूं प्रैक्टिस। फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। वैसे तो फ्यूचर इंपॉर्टेंट ही है, उसी के लिए तो लगे मैं। चले करें।
हाँ जी, स्पीड स्लो है। बाय या सेल? बाय।
कल को सप्लायर को पेमेंट करनी है तो यूरो खरीदने होंगे, तो इससे डर लग रहा है, तो यूरो बाय कर लेते हैं आज, यानी यूरो का फ्यूचर बाय कर लेते हैं। बाय आज और कल सेल। कौन सा वाला? 31 मार्च वाला, 30 जून वाला? 30 जून वाला। तीस अप्रैल को इसका क्या होगा? ये तो खत्म हो गया होगा। 30 जून वाला कैश कब देना है हमने? हम किस दिन ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं जिससे डर रहे हैं? 1 मार्च से 2 महीने बाद 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल की हेजिंग के लिए 31 मार्च वाला थोड़ी यूज करेंगे। मार्च के बाद जून, और 30 अप्रैल नहीं, मई के बाद भी जून आता है, लेकिन 30 अप्रैल पे ये डैश है ना, है ही नहीं। तो 30 जून वाला, 31 मार्च वाला नहीं, तो 30 जून वाला यूरो फ्यूचर लेना है। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं? 687 500 डिवाइडेड बाय 25,000, 27 पॉइंट चले 28 कर लेते हैं। अब 30 अप्रैल का दिन आ जाएगा, तो 30 अप्रैल पे दो काम करेंगे। एक, सप्लायर को सेटल करेंगे स्पॉट पे, और 500 यूरो मार्केट से खरीदेंगे जाके 1.3 के। कितने पैसे जाएंगे जेब से? 893,750। इतना स्पॉट ट्रांजैक्शन से हमें पे करना पड़ेगा। और फ्यूचर का आउटकम यह है कि पहले हमने किया था बाय, तो जब बाय करने गए थे उस वक्त ये रेट चल रहा था, और जब वापस दोबारा गए सेल करने तो ये रेट चल रहा था। गेन हो गया 0.07, ये गेन हो गया, और टोटल गेन हो गया $0.07 पर यूरो इनटू एक कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 यूरो और इनटू 28 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो टोटल गेन कितना हो गया? 49,000। नेट डॉलर पेमेंट इन दोनों को नेट कर लेंगे। $893,750 माइनस 49,000 कितना? 844,750। ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सारा कुछ क्या इफेक्टिवली एक्सचेंज रेट पड़ा, तो हमें इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये पड़ा कि टोटल डॉलर इतने जेब से गए इतने यूरो के लिए 1 पॉइंट। अच्छा, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है? जिस शक्ल का रेट है, डॉलर ओवर यूरो है तो डॉलर ओवर यूरो। और इससे क्या हमें फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितना हेज इफेक्टिव रहा? स्पॉट पे इंतजार करने से फायदा हुआ, नुकसान? क्या नुकसान हुआ? 1 यूरो जो 1.2 का मिलना था वो 1.3 का जाके मिला।
तो हमें नुकसान हो गया 687,500 पे 1.2 का मिल जाना था यूरो, 1.3 का जाके मिला, तो $0.1 का नुकसान हो गया। 68750 इतना हुआ नुकसान, जबकि फ्यूचर पे हुआ गेन। ये तो ये से कितने % मैच कर गया? 71 पॉइंट। ये है एफिशिएंसी जी। नहीं कोई मसला नहीं, इनका आप इसका रेशियो देखना है बस, चाहे आप इसको से डिवाइड कर दें। 100 हुआ तो परफेक्ट मैच कर गया, 100 से उरा परा है तो हाँ जी, ये सवाल हुआ आराम से, तो फिर मैं रेट डबल करूं या अभी नहीं? नहीं हुआ, बताइए कहाँ क्या गलती हुई? बाय सेल के रेट से मसला आ रहा है, बाय सेल में तो नहीं मसला कि बाय करना है कि सेल करना है। जब हम पहले दिन जाएंगे बाय करने, पहले दिन मतलब 1 मार्च को, तो 1 मार्च को जाएंगे तो ये रेट चल रहा था ना। हाँ, ये फ्यूचर ही की तो बात कर रहे हैं हम, 30 जून पे नहीं जी, क्योंकि हमने जो कैश फ्लो होना है हमारा, जिसको हेज करने जा रहे हैं, वो कैश फ्लो 30 अप्रैल को होना है, तो उसके लिए ये तब तक बेकार हो गया होगा। तो जिस दिन हमने कैश फ्लो करना है उस दिन मैच्योरिटी मिल जाए या उसके बाद वाली, तो हमने ये वाला फ्यूचर लेना है। और जब ये वाला फ्यूचर लेना है तो फिर इस दिन जाएंगे तो ये रेट चल रहा था, इस दिन जाएंगे तो ये रेट चल रहा था। सेटलमेंट होनी है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना, यानी दोनों फ्यूचर वाले रोटी लेने ना। देखें, अगर आज आपने बाय करना है तो कल सेल करना है, अगर अभी आज सेल करना होता मैं अगले सवाल में सेल डाल देता हूं, तो फिर बाय करना होता बाद में। और ये दोनों फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल। जी 30 अप्रैल को जाके करना है। हाँ 30 अप्रैल वाले दिन जब फ्यूचर मार्केट में जाएंगे तो उस दिन ये रेट चल रहा था, तो इस पे सेल कर देंगे जाके। और बाकी लोग बताइए। चले फिर एक सेल्स वाला और कर दें, फिर मैं रेट डबल करता हूं। आंसर नोट करना सवाल। हाँ तो मैं सवाल चेंज कर रहा हूं। चलें डेट ही रहने देते हैं। जी 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 जी, कोई बात नहीं ना, हैज एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ मैचिंग बता रही है कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कितना मैच किया है बस। नहीं नहीं, 100 से जितना इधर उधर है उतनी एफिशिएंसी कम है। क्या जी? हैज एफिशिएंसी अगर अमाउंट में निकालनी है तो अमाउंट में निकालने का यह है कि हमने अगर हैज ना कराया होता तो इतना नुकसान होता, हैजिंग करा लेने से वो नुकसान हमारा रह गया 19,750। तो हैजिंग से ये फायदा हुआ कि वो जो नुकसान विदाउट हैजिंग इतना होना था, अब आफ्टर हैजिंग इतना रह गया। तो इसको भी आप कह सकते हैं हैज एफिशिएंसी। चलें डेट्स में सेम रहने देता हूं, अब सेल कर लेते हैं, जापान भेज देते हैं।
चले अब करें। सर अभी तो आप एक ही ग्रेड में हैं, जी। बाईस साल तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं पहले डबल करने लगा था, आपकी वजह से मैंने एक सवाल और दे दिया। अब इसके बाद डबल कराता हूँ, कराता नहीं मतलब आप करेंगे।
यार इस स्पीड से तो 2 सवाल ही होंगे सिर्फ। हाँ जी, चले ठीक है। अब हमने करना यह है कि येन कल को रिसीव होने हैं, तो कल को येन हमें मिलेंगे तो हम करेंसी डीलर को जाके बेचेंगे। तो हम येन बेचने से डर रहे हैं। अब बेचने से डर रहे हैं तो बेच देते हैं इसका फ्यूचर। इसका फ्यूचर आज बेचने का वादा कर लेते हैं और कल जाके फिर बाय करने का वादा कर लेंगे। और मैंने डेट चेंज नहीं की, इसलिए 30 जून वाला फ्यूचर कितने 12,650 500 डिवाइडेड बाय 150,000 84.3। तो 84 काफी है, कोई 85 भी कर लेगा तो भी ठीक है। फिर 30 अप्रैल को जाके असल में जब कस्टमर से पैसे मिलेंगे तो वो तो हम जाके स्पॉट मार्केट में ही डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो 12,650 500 येन के बदले 0.07 885535 इतने डॉलर मिलेंगे। सेल का वादा किया था और बाद में बाय का वादा किया। जब सेल का वादा किया था उस वक्त ये रेट था, और जब बाय का वादा किया आखिर तो उस वक्त ये रेट था। तो सेल का वादा है 0.068 पे, बाय का वादा है 0.077 पे, तो लॉस हो गया 0.009 और टोटल लॉस हो गया फ्यूचर पे 0.09009। एक येन पे इतना लॉस, एक कॉन्ट्रैक्ट में 1.5 लाख येन और टोटल 84 कॉन्ट्रैक्ट्स 1134 00 इतना हो गया लॉस। नेट डॉलर रिसीट इतना मिलेगा और लॉस होने की वजह से नेट हो जाएगा। बड़ा लॉस आ गया। अच्छा कितना 772135 इतने हमें नेट डॉलर मिल जाएंगे। और 772135 डॉलर मिल रहे हैं 12,650 500 के बदले, तो इफेक्टिवली 0.061। और हेज इफेक्टिवनेस ये है कि हमें 2 महीने सब्र करने की वजह से स्पॉट में हो गया गेन। कितना गेन हो गया 0.02 का।
12,650 500 पे 0.02 का फायदा हो गया। 253010 ये गेन हो गया और लॉस ये। हाँ जी, अब कोई बेहतरी? ठीक है, चले अब अगर आप बेहतरी हो ही गई है तो अब डबल रेट पे चलते हैं। जी जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसमें आप बोल रहे हैं ये डीलर के पास यानी जी, डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो जब वो जाना तो लेफ्ट साइड का रेट लेफ्ट और राइट किधर है? एक ही रेट है। अरे यार वो और डेट है, ये और डेट है। ठीक होगा। अभी तो मैं चलो जी डबल रेट डालते हैं, डेट्स यही रहने देते हैं। कौन सी करेंसी डालने बताएं, कहाँ बेच लें चीजें? चले इंडिया बेच लेते हैं, खराब चीजें बेचेंगे हैं, गंदे सड़ी हुई चीजें। तो नहीं, हम तो पाकिस्तानी है ना, हम तो गंदी चीजें बेचेंगे वहां। मेरा सवाल है, मेरी मर्जी, गले टमाटर बेच लिए, इंडियन रुपी के बेच लिए 250 मिलियन, और इंडियन रुपी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज था 5,25,000 और स्पॉट रेट है डॉलर ओवर इंडियन रुपी। एक इंडियन रुपी 10, 20, 50, चले इंडियन रुपी को इज्जत दे देते हैं। अच्छा, अब तो आप समझ ही गए हैं, तो 30 जून वाला फ्यूचर ही ना, तो ये उड़ा देता हूं बीच में से। ठीक है, ले जी, ये सवाल है, करें। अच्छा, इससे कोई खास मसला नहीं पड़ जाएगा, वही जो पहले करते हैं वही है, अब रेट सेलेक्ट करना है बस, करें।
हाँ जी, सेल बाय बाय सेल, सेल बाय, और टी जून वाला ही। जी जनाब, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 250 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.525 मिलियन, पूरा पूरा 476 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। यहां तक तो डबल रेट वाला कोई काम नहीं है। अब स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या करनी है, हमें इंडियन रुपीस मिलने हैं, इंडियन रुपीस मिलने हैं, और 30 अप्रैल को जाके हम वो स्पॉट मार्केट में इंडियन रुपए दे देंगे और डॉलर ले लेंगे। तो 58 तो कोई सा भी लेफ्ट नहीं लेना होता 30 अप्रैल वाला लेफ्ट लेना है। हमने ट्रांजैक्शन किस दिन करनी है, 30 अप्रैल को करनी है ना जाके, तो हमने 30 अप्रैल को जाके स्पॉट मार्केट में ये रेट लेना है। तो कितने बन जाएंगे, 250 मिलियन इंटू 0.58 145, बस फ्यूचर। अच्छा, जो लोग बाय सेल से चलते हैं, जब सेल करना है तो हमने सेल करना है, बाय रेट लेंगे, और जब कल को हम बाय कर रहे हैं तो हम बाय कर रहे हैं, वो तो सेल करना है।
तो सेल है 0.59 का और 0.71 का, तो लॉस हो गया 0.12। और अगर शॉर्टकट से चलना है शॉर्टकट से चला लेते हैं। सेल का वादा किया हुआ हमने, क्या सेल? इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी हम जाके इसको देंगे डीलर को, और बाय का मतलब है हमने इंडियन रुपी लेने हैं, ये रेट। हाँ जी, अच्छा जी जी बोले। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन तो वैसे आपने पहले दिन बताया था कि ये ट्रांजैक्शन हुई दो माह के क्रेडिट, ये $3 सेल किया, 2 माह का क्रेडिट था, 30/4 का रेट लिया था, क्योंकि असल कैश फ्लो 30/4 को होना है ना, मार्च और अप्रैल इधर होना है। हाँ। लेकिन मैं जो ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ फ्यूचर वाली, ये तो 1/3 को मुझे मतलब पहली दफा जा रहा हूं मैं फ्यूचर मार्केट में सेल का वादा करने, तो वो 1/3 पे जा रहे हैं, इसलिए इधर वाला रेट लिया है 1/3 वालों में से। अब ये रेट लेना है कि ये रेट लेना है, वो डिपेंड करता है कि हम सेल कर रहे हैं कि बाय का कर रहे हैं। और जब डॉलर आ गए 30/4 को, तो 30/4 पे ये मैं इसको जाके दोबारा मैच्योर नहीं करूंगा? नहीं, मैच्योर नहीं करेंगे, जाके हमने 30 जून पे जाना ही नहीं है, हम 30 अप्रैल पे जाके एक अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। अब उस सिस्टम के अंदर हमारा एक सेल करने का वादा है, एक बाय करने का वादा है, वो खुद ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे वादे। हम सिर्फ जो गेन या लॉस है वो 30 अप्रैल वाले दिन ही सेटल करके आ जाएंगे। अब वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली हो गए होंगे कैंसिल, हमने फ्यूचर मार्केट से बाहर आ जाना है इतना लॉस देके। हाँ जी, अच्छा वैसे तो अच्छी बात है कि आप ये फ्यूचर वाला रेट पहचाने, अदरवाइज एक और तुक्का बताता हूं, ये पहचान लिया था कि ये भी नहीं पहचान सके थे? ये पहचान लिया था? नहीं, जो काम हमने कल करना है वो आज फ्यूचर में करना है, तो अगर आप इधर लेफ्ट रेट ले रहे हैं तो फिर ये भी लेफ्ट ही है, और अगर ये लेफ्ट है तो फिर ये राइट है। जो काम हमने कल करना है वही काम आज फ्यूचर मार्केट में जाके करना है, तो अगर इनमें से आपको लेफ्ट लग रहा है तो इधर भी लेफ्ट ही है, और अगर ये लेफ्ट है तो फिर ये राइट है। तो ये हो गया लॉस, और टोटल लॉस हो गया 0.12। एक कॉन्ट्रैक्ट में 5,25,000 इंडियन रुपी है और कॉन्ट्रैक्ट 476 है, 29.98 इतना लॉस हो गया। ये डबल रेट का सवाल है जी, देख लेते हैं देख लेते हैं। तो नेट डॉलर रिसीट हो गई, इतने पैसे मिलेंगे यार, हर बार नेट ही हो जाता है वैसे, इत्तेफाक से नेट हो रहा है, वरना ये नहीं कि हर दफा नेट ही होगा। अगर गेन होता तो ऐड हो जाता, लेकिन अब तक जितने सवाल किए उसमें नेट ही हो रहा है वैसे। क्या? नहीं, अगर ये रिसीट का सवाल होता और इधर गेन हो रहा होता तो दोनों ऐड हो रहे होते, तो वही कह रहा हूं, अभी तक जितने सवाल किए हैं ये नेट ही करना पड़ रहा है, कह रहा हूं यार। अगर रिसीट का सवाल है और फ्यूचर पे गेन हो रहा है तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, और अगर रिसीट का सवाल है उधर लॉस हो रहा है तो ये और ये नेट हो जाएंगे, तो वही बात कर रहा हूं। कितना वो मैं इधर बताता हूं आके जी। 115.02 इफेक्टिव रेट, इतने डॉलर मिले 250 के अगेंस्ट 0.46। अच्छा, हेज इफेक्टिवनेस
अगर हम कैश पे सेल करते तो इतने का होता रुपए, 2 महीने उधार करने की वजह से इतना हो गया, तो फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? फायदा हो गया ना यार, फायदा हो गया ना, ज्यादा डॉलर मिल जाएंगे अब। तो 0.06 का फायदा हो गया, तो स्पॉट पे हो गया फायदा। $0.06 $250 million, तो $15 मिलियन का हो गया फायदा और इधर है नुकसान। चल ठीक है जी, अगली क्लास में और प्रैक्टिस करते हैं और वैरायटियां बताता हूँ। ठीक।